तोमर जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने अपने व्यस्त समय से समय निकाला और पंजाब केसरी नवोदय टाइम से बात करने के लिए। पुनः आभार आपका। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है जिम्मेदारी भी आप पर है, आपके विभाग पर है, मंत्रालय पर है। देश में इस समय जो कोरोना काल चल रहा है, किसानों की जो स्थिति है उस पर मतलब बहुत सारी जिम्मेदारी आप पर है। और अभी कल ही आपने पैकेज भी घोषित किया है, तो इस पैकेज का क्या असर पड़ेगा और किसानों की क्या स्थिति है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए श्रीवास्तव जी, कोरोना वायरस का ये संकट है, विश्वव्यापी है जी। और हमारे देश में भी काफी इसको लेकर चिंता है। अनेक दिन से लॉकडाउन चल रहा है और उसी के साथ जनजीवन चल रहा है। लेकिन अगर आप खेती की दृष्टि से देखेंगे जी, तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री जी के प्राथमिकता पर गांव गरीब व किसान रहा। इसलिए गांव में चलने वाली गतिविधियां, खेती और किसानी की गतिविधियां और गरीब आदमी को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, भोजन पानी की, यह काम पूरे लॉकडाउन के मौके पर भी ठीक प्रकार से संचालित होता रहा। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पैकेज की भी घोषणा की। शुरुआती दौर में 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया जी। उस पैकेज में खाद्यान्न भी दिया गया, नकदी भी दी गई और साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में फसल की कटाई और उपार्जन की अनुमति दी गई। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और सीड्स की दुकानें भी खुली रहे, ये भी सुनिश्चित किया गया। कृषि मशीनरी के लिए वर्कशॉप, पार्ट्स की दुकान, इनको भी बाद में अलाउ किया गया और इसलिए कृषि के क्षेत्र में जो नुकसान होने वाली संभावना थी उससे बचा जा सका। अब जब उद्योग धंधों के मजदूर और लोग भी उधर अपने गांव खलिहान की ओर जाने लग गए हैं, तो ऐसे में क्या कोशिशें होंगी कि कैसे किसान उससे बच सके? इस बारे में भी क्या आप लोगों ने या सरकार ने कुछ सोचा समझा है? कोरोना से बचना यही इस समय एकमात्र उपाय है। लॉकडाउन भी इसी दृष्टि में एक महत्वपूर्ण उपाय था, इसलिए उसको इतना सख्ती के साथ पालन कराया गया। जी। अभी तक गांव में वायरस की एंट्री नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस दौरान गांव वाले बहुत अवेयर हुए, क्योंकि गांव में रहने वाले लोगों ने एक तो लॉकडाउन का पालन खूब किया है जी। दूसरा, चेहरे पर अपना फेस कवर लगाएं। वो पहले कोई ना कोई अंगोछा तौलिया रखते ही थे, लेकिन फेस कवर के लिए भी वो काफी अवेयर हैं और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए उन्होंने कटाई का काम भी पूरा किया। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि ग्रीष्म ऋतु की फसलों की बुआई का काम भी पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 45% अधिक किया। अरे वाह। और अब ये सच है कि बाहर से लोग गांव में आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने भी इस दृष्टि से व्यवस्था बनाई है कि जो लोग गांव में बाहर से आ रहे हैं उनको वहीं गांव के पास कोई स्कूल, सामुदायिक भवन जो हो वहां क्वारंटाइन किया जाए, उनका स्क्रीनिंग की जा रही है और सभी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए भी शिक्षित किया जा रहा है, जिससे कि आगे
कोरोना को ट्रैक किया जा सके अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो। तो मुझे लगता है कि दो चीजें हैं, एक तो गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है उसका प्रतिरोधात्मक शक्ति आम लोगों से कई गुना, और दूसरा वो इस मामले में पूरी तरह जागरूक है कि मुझको इस वायरस से बचना है और अपने गांव को भी बचाना है। इसलिए पहले ऐसा लगता था कि लोग छिपा रहे, लेकिन मैं प्रतिदिन कई अफसरों से बात करता हूं, कई पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं से बात करता हूं। सारे लोगों का कहना यह है कि शहर में छुपाने की बात हो सकती है, लेकिन गांव में एक आदमी भी प्रवेश करता है तो गांव के लोग फौरन सूचना देते हैं, उसको क्वारंटाइन कराते हैं और उसमें प्रशासन की मदद करते हैं। इसका मतलब सही बात है कि यही एक वजह रही होगी कि गांव में अब तक कोरोना का प्रवेश शायद उस स्तर पर नहीं हो पाया जो आशंका थी, और अब जब कटाई हो चुकी है और बम्पर कटाई हुई है, बम्पर उत्पादन हुआ है, तो बम्पर उत्पादन के बाद इसके विपणन और इसकी भी तैयारी और समस्या होती है। उसको कैसे देखा जा रहा है, उसकी कैसे तैयारी हो, उसका कैसे किसानों से खरीद कैसे की जाए, और फिर खरीद की स्थिति क्या बन के आ रही है, जो सबसे बड़ा काम मेरे ख्याल से आपके मंत्रालय के पास इस समय होगा। स्वाभाविक रूप से श्रीवास्तव जी यह सच है कि किसान के साथ अपने उत्पादन के विपणन का संकट है, और ये संकट उसके सामने हमेशा ही रहता है। लेकिन इस दिशा में हमारी सरकार ने प्रमुख रूप से कुछ उपाय किए। एक तो आपके ध्यान में है कि स्वामीनाथन साहब ने लंबे समय तक अध्ययन किया और उन्होंने कुछ किसानी के क्षेत्र को लाभान्वित करने की दृष्टि से रिकमेंडेशन की थी जी। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि उन्होंने 201 रिकमेंडेशन की थी, जिसमें से 200 रिकमेंडेशन को मोदी सरकार ने पालन कर दिया है। उसमें जो सबसे बड़ी रिकमेंडेशन थी वो थी लागत, किसान की लागत का 1.5 गुना एमएसपी उसे मिलना। इसको भी मोदी सरकार ने स्वीकार किया और गत 2-3 वर्षों से हम लगातार फसलों पर उनकी लागत का 1.5 गुना एमएसपी घोषित करते हैं, उसका लाभ किसानों को मिल रहा है। दूसरा, हम लोगों ने ई-नाम प्रोजेक्ट बनाया जिससे ई ट्रांजैक्शन हो सके और किसान का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सके। पहले उसमें 585 मंडियां जोड़ी गई और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि लॉकडाउन के इस पीरियड में, क्योंकि पहले 585 जोड़ने में बहुत एक्सरसाइज हुई, राज्यों को भी समझने में देर लगी, तो 585 जोड़ने में 2 साल लगे, लेकिन उसको 1000 करने में हम लोगों को लॉकडाउन का ये जो पीरियड है 2-3 महीने का, 2.5 महीने का, इसी में हमने 585 से 1000 मंडिया को इनाम प्रोजेक्ट से जोड़ दिया। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विगत दिनों 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है और इसमें 1,70,00,000 किसान जुड़े हैं, 1,30,00,000 करीब व्यापारी भी जुड़े हैं और काफी अच्छा उपयोग इस प्लेटफॉर्म का हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये भी नाकाफी है और इसलिए आपने अनुभव किया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर नीति आयोग ने मॉडल एपीएमसी एक्ट बनाया था और वो एपीएमसी एक्ट बनाकर राज्यों को भेजा था। राज्यों ने, कुछ लोगों ने पूरा उसको स्वीकार किया, कुछ लोगों ने कुछ चीजों को छोड़कर स्वीकार किया। जब लॉकडाउन हुआ तो हमें लगता था कि मंडी में खरीद और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ये थोड़ा कठिन होगा, इसलिए राज्यों को हमने एडवाइजरी जारी की थी कि 3 महीने तक एपीएमसी एक्ट से वो किसान को छूट प्रदान करता है, जिससे किसान कहीं भी अपना माल बेच सके जहां उसको अच्छा भाव मिले। तो बहुत सारे राज्यों ने इसका भी प्रयोग किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात को बल दिया कि जब एक व्यक्ति वो टीवी बनाता है
तो टीबी का उत्पादन करता है तो वो अपने टीबी का कीमत भी खुद तय करता है और वो कहाँ बेचेगा और कैसे बेचेगा ये तय करने का भी उसे अधिकार होता है। सारे व्यापार में उत्पादनकर्ता अपने उत्पाद को बेचने के लिए और कीमत तय करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन किसान एक ऐसा उत्पादन करता है जो देश में बड़े वॉल्यूम वाला भी है और देश का आधार भी है, लेकिन उसको इस बात की स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपने उत्पाद को कितने पैसे में और किसे बेचेगा। तमाम सारे नियम कानून उसके पीछे लगे हुए हैं। इसलिए आपने देखा होगा कल का जो पैकेज घोषित हुआ है उसमें विपणन के लिए सेंट्रल एक्ट बनाने की भी घोषणा की गई है। ये सेंट्रल एक्ट बनने के बाद व्यापार किसान के लिए पूरी तरह खुल जाएगा। वह घर से भी कर सकता है, वेयर हाउस से भी कर सकता है, एफपीओ के माध्यम से भी कर सकता है, इनाम प्रोजेक्ट पर भी आ सकता है और सारे बंधन जो किसान पर लगे हुए हैं वो खुल जाएंगे इससे और कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। नहीं, ये तो बात सही है। जिस किसान ने आपको 2 गज दूरी का नारा दिया और जिसने गांव में कोरोना को प्रवेश नहीं करने दिया, लेकिन अब उसके सामने खरीफ की बुआई का संकट है, बुआई का समय है और बीज का संकट है। बीजों को लेकर के अभी भी तमाम कोशिशों के बाद भी सब जगह दुकानें, सब जगह नहीं खुल पा रही हैं। तो और नकदी का संकट तो है ही साथ साथ। तो ऐसे में और क्या किया जा सकता है? क्या उसके पास उपाय हैं कि वो अगली फसल की तैयारी भी उतनी ही शिद्दत के साथ कर सके जितनी शिद्दत के साथ आपने उसका सहयोग कटाई में दिया था? श्रीवास्तव जी, यह बात सही है कि खरीफ का समय सामने है और इस वर्ष मौसम विभाग के भी अनुमान बड़े फेवरेबल हैं किसान के लिए। और खरीफ की दृष्टि से हम लोगों ने 16 अप्रैल को देशव्यापी कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें सभी राज्यों से लोग सम्मिलित हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों की कठिनाइयों को भी सुना, उनकी आवश्यकताओं को भी हमने सुना और उसके बाद मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, खरीफ की फसल की दृष्टि से वो पूरी तैयारी से जुट जाएं। खाद की, बीज की, पेस्टिसाइड की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। पूरे देश में खरीफ के लिए 150 लाख टन बीज की आवश्यकता होगी। हमारे पास 153 लाख टन बीज अभी उपलब्ध है। इस फर्टिलाइजर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पेस्टिसाइड की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पेस्टिसाइड को हमने लॉकडाउन के समय में भी छूट दिलाई थी और पेस्टिसाइड पैक हो सके, लेबलिंग हो सके, उसकी जो सिस्टर कंसर्न है वो भी खुली रह सके और वो काम बंद ना हो और खरीफ की फसल पर कोई कुप्रभाव ना पड़े, ये पहले से छूट दी हुई है। इसलिए तीनों चीजों में कहीं कोई दिक्कत किसान को आने वाली नहीं है। जहां तक पैसे के प्रवाह का सवाल है तो आपको मालूम है कि देश में केसीसी के अंतर्गत 6.75 करोड़ किसान आते हैं। इन किसानों के पास केसीसी 4 लाख करोड़ से अधिक है। ये केसीसी का पैसा उनको 31 मार्च को जमा करना होता है तो उनको 4% ब्याज पर काम चल जाता है। ब्याज की सब्सिडी का लाभ होता है। लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने इस स्थिति को 31 मई कर दिया है। अब रबी की फसल बिच गई है, किसान के पास पैसा है, वो 31 मई तक इसको चुका सकता है और 1 जून को फिर से उठा सकता है, जिससे खरीफ की बुआई में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी और साथ ही साथ खरीफ के क्षेत्र में वो अपनी फसल ठीक प्रकार से ले सके, वो हमारी पारदर्शी कोशिश है। और इसी दौरान लॉकडाउन के मौके पर 18,000 करोड़ रुपया पीएम किसान के अंतर्गत भी किसान के अकाउंट में हमने भेजा है। 6,500 करोड़ रुपया फसल बीमा का जो लोगों को मिलना चाहिए था वो भी देने का हमने काम किया है। और
आगे भी जो आवश्यकता खरीद के लिए पड़ेगी तो निश्चित रूप से हम लोग किसान के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इस समय ठीक है, जो मझोले किसान है या बड़े किसान है उनका तो काम चल जाएगा, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा प्रभावित खेतीहर मजदूर है, वो है जो भूमिहीन किसान है, उस और कुछ लोग तो अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि में जिनका नाम तक नहीं है, वो बेचारे क्या करें, उनको कैसे हम सहायता पहुंचा सकती है सरकार, आप और राज्य सरकारें कैसे उसको हल करने की कोशिश में लगे हुए हैं? देखिए, दरअसल क्या है कि एक योजना नहीं है। जब हम लोगों ने पीएम किसान शुरू किया था तो अनुमान इस बात का था कि 14 करोड़ किसान होंगे जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए। अभी 9 करोड़ 39 लाख किसानों को हम लोग अद्यतन स्थिति करके उनको देने की स्थिति में आ गए। लगभग 10 करोड़ किसानों के नाम हमारे पास हैं, शेष जो नाम है उनका वेरिफिकेशन अभी चल रहा है। हम राज्यों को निरंतर आग्रह बनाए हुए हैं कि ये जल्दी से जल्दी वो नाम भेजें और वेरिफिकेशन करें, जिससे हर जो पात्र किसान है उसको पीएम किसान का लाभ मिल सके। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं और मजदूरी करते हैं खेती के क्षेत्र में भी, उनके लिए मनरेगा के अंतर्गत ये प्रावधान है कि वो वैकल्पिक रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, उन लोगों की जरूरतें पूरी हो सकें इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उनको खाद्यान्न देने की भी घोषणा की है, उसके अंतर्गत उनको खाद्यान्न मिल रहा है और इसलिए सभी लोग खाद्यान्न लेने की स्थिति में भी हैं। दूसरा, मनरेगा के अंतर्गत हम लोगों ने 33,000 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां राज्यों को दे दी हैं। 21,000 करोड़ रुपया राज्यों को जारी कर दिया है। मनरेगा के अंतर्गत देश भर में 2.5 करोड़ लोगों को जॉब ऑफर किया गया है। आज दिनांक तक 15 करोड़ परसों था, लेकिन आज वो आंकड़ा बढ़कर 18 करोड़ हो गया है, जो गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष इस माह में 40% से अधिक है। मनरेगा के माध्यम से ये रोजगार दे रहे हैं, जल संरचनाएं बने, जल संरक्षण का काम मनरेगा के माध्यम से हो, ये एडवाइजरी राज्यों को जारी की गई है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारी ऐसी महिलाएं जिन्होंने जनधन खातों में अपना अकाउंट खोला था, लगभग 36 करोड़ लोगों का अकाउंट खुला था, उसमें 20 करोड़ 65 लाख महिलाएं हैं। उन 20 करोड़ 65 लाख महिलाओं को हम लोगों ने 2 किस्तें 500 रुपए की, ये 20,650 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में डालने का काम किया है। तो यूं कहें तो कुल मिला के 33,000 करोड़ की ये स्वीकृति है। मनरेगा में काम चल रहा है। 20,000 करोड़ रुपया इन बहनों के माध्यम से भेजा है। मनरेगा की जो बकायादारी थी उसको भी हम लोगों ने चुकाया है। खाद्यान्न की उपलब्धता गांव-गांव में कराई है, दाल की उपलब्धता गांव-गांव में कराई है। तो मैं समझता हूं कि इससे काम ठीक प्रकार से गांव में भी चल रहा है। कल जो आप लोगों ने पैकेज घोषित किया, बहुत बड़ा पैकेज था, बहुत सारी चीजें थी, किसान अपना सामान कहीं पे भी बेच सकते हैं, वो था, किसानों को लोन की भी सुविधा थी। लेकिन लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि जो किसान बेचारा जिसके पास कुछ नहीं है, वो लोन अगर ले भी लेगा तो चुकाएगा कहाँ से? तो क्या इसमें कोई बीच का रास्ता संभव है या कुछ और उसके लिए हल किए जा सकते हैं? इस तरीके की बातें आपके पास भी आई होंगी, आप उसमें क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं इस बात का हूं कि किसान को बेचारा समझने की भूल किसी को नहीं करना चाहिए। किसान बेचारा नहीं है, किसान इस देश की ताकत है। अगर किसान बेचारा होता तो बड़े बड़े लोग जो अपनी कोठियों में बंद रहे, खिड़कियों से झांका तक नहीं उनने लॉकडाउन के अवसर पे, तो किसान भी अपने घर में बैठा रहता और फसल कटाई का काम नहीं होता। मैं ये मानता हूं किसान इस देश की मूल ताकत है
और किसान की इस ताकत को और बढ़ाना है। किसान पुरुषार्थी है, उसके पुरुषार्थ को और बढ़ाना है। किसान को जो असुविधा है उस असुविधा को सुविधा में बदलना है, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उनको पैकेज देने की घोषणा की है। कृषि के क्षेत्र में जो असुविधाएं हैं, अधोसंरचना संबंधी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो 1 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने घोषित करने का ऐलान किया है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री छोटी गांव-गांव में डले, जिससे कि वो प्रोसेसिंग हो सके, लोकल को ग्लोबल बनाया जा सके और किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके। इसलिए छोटे औद्योगिक जो कृषि प्रोसेसिंग है उसको करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। फिशरीज के क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपया डालने का ऐलान किया गया है। एनिमल हस्बेंड्री में 15,000 करोड़ रुपए का घोषणा की गई है, और मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया दिया गया है। दुग्ध उत्पादन में सहकारी समितियों को 4% पर ब्याज सब्सिडी स्कीम उपलब्ध कराई गई है। ये सब जो चीजें हैं, ये सब धरती पर जल्दी ही आएंगी और ये सब किसान की ताकत को बढ़ाएंगी, किसान के घाटे को खत्म करेंगी, किसान को ताकतवर बनाएंगी और खेती को समृद्ध बनाएंगी। और जब खेती समृद्ध होगी तो निश्चित रूप से देश के जीडीपी में उसका बड़ा योगदान होगा, और उसका बड़ा योगदान देश को आत्मनिर्भर बनाने के भी काम आएगा और देश को आगे बढ़ाने के भी काम आएगा। तो जिस किसान ने मतलब हमें 2 गज दूरी का नारा दिया और इतनी बड़ी उपलब्धता हासिल की कि गांव में अब तक नहीं पहुंचने पा रहा है, लेकिन उसी किसान का पैसा काफी कुछ ऋण के तौर पर सोसाइटियों में और बाकी चीजों में बकाया हुआ है सोसाइटी पर। तो ऐसे कोई ऋण को क्या समाप्त करने की या उसको खत्म करने की, ब्याज माफ करने की कोई योजना भी है क्या? मैंने पूर्व में ही कहा कि कोई किसी भी प्रकार की माफी ये किसान को आगे बढ़ाने में मददगार नहीं हो सकती। ये किसी भी राजनीतिक दल और सरकार के लिए लोकप्रिय निर्णय हो सकता है। इससे पहले भी अनेक सरकारों ने जब निर्णय किए, वो राशि बहुत छोटी थी, लेकिन दूसरी तरफ आप नरेंद्र मोदी जी को देखिए, जब पीएम किसान योजना उन्होंने शुरू की तो उन्होंने कहा कि ये किसान की आय में सहायता के लिए है और सरकार किसान को सम्मान की दृष्टि से देखती है, इसलिए उसकी आय में ये ऐड हो जाए जाके। इसलिए साल में 6,000 रुपया प्रति किसान को मिलेगा। तो पिछले 1 बरस में 71,000 करोड़ रुपया सरकार ने किसान को अकाउंट में देने का काम किया। लॉकडाउन के इन 2 महीनों में हमने 18,000 करोड़ रुपया किसान को देने का काम किया। ये 71,000 करोड़ रुपया आगे बढ़कर 75,000 करोड़ रुपए में बदलेगा, जो हमारा बजट का प्रावधान है। और 75,000 करोड़ रुपया जो 1 साल का नहीं है। कोई भी सरकार 5-10 हजार करोड़ रुपया दे के और वाहवाही लूट सकती है, लेकिन ये 75,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने ता जिंदगी किसान को मिलेगा, नहीं, ये बात तो सही है जिससे कि कि खेती सस्टेबल हो जाएगी। किसानों को जो पैसा मिल रहा है और ताजिंदगी मिलने का वायदा है, वो किसी एक मुश्त ब्याज माफी से लाख दर्जे अच्छा है और इसमें कोई दो राय नहीं। असली दिक्कत इस समय शहर में जो किसान आते हैं, नकदी फसल लेके आते हैं, सब्जी लेके आते हैं, फल फूल लेके आते हैं, उनके सामने एक दूसरी तरीके की दिक्कत आ रही है। मंडियां पूरी तरीके से खुल नहीं पा रही हैं, कोरोना का आतंक वहां पर ज्यादा है और इस समय आप ये भी समझ रहे होंगे कि जो ठेले लगाते थे डिफरेंट चीजों के, डिफरेंट वस्तुओं के, वो भी बेचारे, अब मैं बेचारे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल शब्द नहीं समझा जाना चाहिए, उनकी मजबूरी समझिए उसको, वो सब्जी बेच रहे हैं। तो क्या उनको भी कोई एक राहत देने का तरीका कुछ और हो सकता है या कोई और रास्ता निकल सकता है? ये भी निश्चित रूप से आप लोगों के दिमाग में होगा, आप लोग ये सोचते होंगे जहाँ 2 सब्जी वाले एक मोहल्ले में दिखते थे वहां 10-10 दिख रहे हैं, या किसान जो बेचता था आकर के
उसको मुश्किल हो रही है सब्जियों को देने में, औने पौने दामों पे कभी-कभी गिरना पड़ता है और दूसरी तरफ शहरों में वो महँगा ही मिलता है उनको क्योंकि वो संतुलन नहीं हो पाता। तो इसमें कोई मंडियों से या मंडी परिषद से या बाकी और स्थानीय स्तर पर ये तय है कि ये काम केंद्र सरकार का नहीं है, लेकिन उनको सलाह-मशविरा दिया जा सकता है या किया जा सकता है कुछ उसमें? देखिए, सब्जी के ठेले अगर एक मोहल्लों में एक की जगह 5 दिखाई दे रहे हैं, तो इसका जो मतलब है वो ये है कि जो मंडी थोक की थी, उस मंडी में भीड़ ना बढ़े। तो मंडी में जो सब्जी आती थी, वो सारी की सारी सब्जी अब इन ठेलों के माध्यम से लोगों के घर घर तक पहुंच रही है, इसलिए ठेले दिखाई दे रहे हैं। यह हो सकता है रुपया 2 रुपया महंगी भी मोहल्ले में जा रहे हैं तो मिल रही होगी, तय बात। लेकिन वो अगर रुपया 2 रुपया हो रहा है तो वो छोटे आदमी को ही उसका फायदा मिल रहा है। लेकिन परसों के पैकेज में आपने देखा होगा तो आपके ध्यान में आया होगा कि उस पैकेज में रेहड़ी वाला, खोमचे वाला, 4 पहिए के ठेले वाला, ऐसे छोटे छोटे जो लोग हैं, एकदम समाज में 5-10 हजार रुपया महीना कमाने वाली जो कम्युनिटी है, वो लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा नुकसान में गई है। लेकिन उसको 1,000 रुपये का अनुदान देने से वो अपने आप को खड़ा नहीं कर पाएगा, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा उसको 10,000 रुपये का ऋण आसान किस्तों पर कम ब्याज पर हम उपलब्ध कराएंगे, जिससे वो जाए 10,000 रुपया वहाँ से पकड़े और अपने धंधे को दोबारा से शुरू करे और अपना क्रम ठीक बनाएगा तो 10,000 से ऊपर भी उसको पैसा मिल सकता है। तो कुल मिला के जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो दान से आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेगा। इस प्रवृत्ति से निकलकर पुरुषार्थ करने की जो प्रवृत्ति है उसको बल देना पड़ेगा आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। इसलिए हम पैसा भी उपलब्ध कराएंगे, पैसे का आप उपयोग भी करिए, अपनी आमदनी भी बढ़ाइए, अपने जीवन स्तर में बदलाव भी लाइए और जो बचे उसको देश के विकास के लिए लगाइए। एक अंतिम सवाल है, क्योंकि मोदी सरकार ने किसान पेंशन और किसान बीमा योजना के लिए बहुत बड़ा काम किया है। क्या उसको और विस्तारित करने की योजना है और कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा उसका किसान लाभ उठा सके, इसमें कोई और अतिरिक्त योजना सामने आ रही है क्या? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी जी ने आने के बाद शुरू की थी और उसके बाद लोगों को लगता था इसको और परिमार्जित करना चाहिए, तो पिछले दिनों उसको और परिमार्जित किया। अब उसको स्वैच्छिक बना दिया गया है। बाकी राज्यों में 50-50 में चलती थी और इसके कारण जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे उसका ठीक से फ़ायदा नहीं उठा पाते थे कि उनकी माली हालत कमज़ोर थी, तो उनको 90-10 की परिधि में लाया गया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, गत 2 वर्षों में किसानों ने फसल बीमा का जो प्रीमियम जमा किया वो राशि 9,000 करोड़ रुपए थी और फसल के नुकसान की जो भरपाई हुई वो 50,000 करोड़ है। 9,000 करोड़ के अगेंस्ट 50,000 करोड़ का मुआवजा मिला, यह अपने आप में निश्चित रूप से अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा कंपनी के द्वारा की गई भरपाई है। और अभी लॉकडाउन के अवसर पर भी मैंने जैसा बताया 6,500 करोड़ रुपया किसानों की जेब में डालने का काम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया गया। जहां तक पीएम किसान पेंशन योजना है, यह योजना 18 से 40 वर्ष तक के लोगों के लिए है। इसमें 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की माहवारी किस्त जमा की जा सकती है। 18 साल वाला जो व्यक्ति है वो अगर ज्वाइन करेगा तो उसको 55 रुपया महीना जमा करना पड़ेगा। 55 उसके खाते में सरकार जमा करेगी। अगर 40 वर्ष पर वो ज्वाइन करेगा तो उसको 200 रुपया महीना जमा करना पड़ेगा, 200 रुपया सरकार उसे जमा करेगी। और 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपया मासिक पेंशन उसे मिलेगी। यह योजना में भी लगभग 19 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और लगातार हमारी कोशिश है कि इस पेंशन योजना का लाभ आम गरीब किसान को मिले
और मैं आपके माध्यम से भी किसानों को अपील करना चाहता हूँ कि किसानों को लगता तो है कि ये 60 बरस बाद मिलेगी, लेकिन 60 बरस बाद अगर 3,000 रुपये हमारे पास जेब में होंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक बड़ी सामाजिक सुरक्षा ये होगी। नहीं, ये बहुत बड़े कदम हैं और निश्चित रूप से उससे किसान का लाभ होगा और हमारी शुभकामना है कि किसानों के लिए और खेतिहर मज़दूरों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, लंबे समय तक कर सकें। बहुत-बहुत आभार आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए, उसको समय देने के लिए। शुक्रिया। चलो, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।